गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि हम लोग पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे और बहुत खतरनाक टॉपिक है। एक दिन का मैंने आपको रेस्ट भी दिया, रेस्ट इन द सेंस रिवीजन का मौका दिया, पुरानी बातें कलेक्ट करने का। उम्मीद है आपने सब कलेक्ट कर लिया है अपने दिमाग में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियोमीटर। पहले बता दें आपको इसकी डिजाइन के बारे में, और डिजाइन वगैरह बताने से पहले कुछ दो तीन ऐसी बातें बताऊंगा जिनके बिना इसको करना मुश्किल है। कुछ सीखने की कोशिश करना। पंच लाइन्स बना रहा हूं मैं पोटेंशियोमीटर शुरू करने से पहले। कुछ 2 या 3 पंच लाइन्स बनेंगी, जरा देखना। पहली बात, एक बहुत छोटा सा सुंदर सा सर्किट दिखा रहा हूं मैं आपको। दो सेल लगे हुए हैं, एक रजिस्टर लगा हुआ है R। ये सेल है, इसका ईएमएफ भी E है और इसका ईएमएफ भी E है। मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड करंट इन दी सर्किट। फाइंड करंट इन दी सर्किट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, सभी लोग कर सकते हैं। 1 मिनट पॉज करके तुरंत कर देंगे। आप इसको कई तरीके से कर सकते थे। पहले तो ये सेल दोनों कॉम्बिनेशन में लगे हैं, बैक टू बैक कनेक्टेड है, सीरीज कॉम्बिनेशन। हाँ, एक और बात बता दूं, कई लोग इसको देख के बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल नहीं है अभी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज में है। पैरेलल में कब बनता, जब मैं अब यहां से कुछ और कनेक्ट कर देता, एक रजिस्टर कुछ ऐसे, तब ये पैरेलल बन जाता। हालांकि अभी वो कहानी नहीं है, तो आप इतना दिमाग मत लगाइए, सबको पता भी होगा। चलिए, तो आपको इसमें करंट पूछेगी, नहीं तो आप कुछ नहीं आता है तो किरचॉफ रूल लगा सकते हैं। मान लिया इसमें करंट आई है, तो पूरे सर्किट में करंट कितनी मान ली हमने, आई है। सीरीज है, कहीं डिवीजन नहीं हुआ करंट का, तो जल्दी से, वैसे टाइम है नहीं इतना हम लोगों के पास, केवीएल लगा दिया मैंने। E प्लस का IR माइनस का E इक्वल्स टू 0। E से E कैंसिल, IR इक्वल्स टू 0, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब आप सोचेंगे कहां पोटेंशियोमीटर चल रहा था, आप सर कहां केवीएल पे ले गए। ये बहुत जरूरी बातें हैं, बहुत ध्यान सुनना। अब इसको मैं एक पंच लाइन की फॉर्म में बोलना चाह रहा हूं। आप पहले इस सर्किट को पहचान लिया आपने, ये दोनों सेल इक्वल थे, तो सर्किट में करंट कितनी थी, 0 थी। सर्किट दिमाग में छप जाना चाहिए। सुन लिया। अब इसको मैं उल्टा घुमा के बोलूं, थोड़ा सा उल्टा घुमा के बोल रहा हूं। क्या बोला मैंने अभी, कि दो सेल अगर इक्वल थे तो सर्किट में करंट 0 थी। अब मैं इसको घुमा के बोलूं अगर, कि किसी सर्किट में जिसमें 2 सेल लगे हों और उस सर्किट में करंट 0 हो, कोई लूप है, अगर एक लूप कोई फॉर्म में सर्किट है और उसमें 2 सेल लगे और करंट 0 है, तो क्या इसका मतलब दोनों सेल इक्वल ईएमएफ के हो गए। लाइन सुनी मेरी, इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बात बराबर है। अभी मैंने क्या प्रूफ किया, 2 सेल अगर इक्वल है तो सर्किट में करंट 0 होगी। उल्टा बोलूं कि अगर करंट 0 होगी, इसका मतलब दोनों सेल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कोई फर्क नहीं है दोनों बातों में। सुन ली होगी इतनी बात। तो पहली पंचलाइन क्या बन गई, इन ए सर्किट, ऑब्वियसली बात है, क्लोज्ड की बात हो रही है। इफ इन ए सर्किट, ये मैं हटा दूं, यहां से थोड़ा जगह मिल जाएगी मुझे, आपने नोट कर ही लिया होगा। कंटेनिंग 2 cells, if current is 0, then their EMF will be same। बहुत जरूरी है, ये लाइन सीखे बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं पोटेंशियोमीटर में। पहली पंच लाइन सीख गए हैं, चलिए सीख गए हैं इतनी बात। एक और बात बता दूं, आज तक का रिकॉर्ड है, ये हम डाटा कलेक्शन करते रहते हैं। जिस बच्चे ने पोटेंशियोमीटर पहली बार में सीखा है, मैंने 4 बैच निकाल दिए हैं अब तक, 4 या 5 बैच मैंने 12th पास, 4 बैच मैंने 12th पास करवा दिए हैं। जिस बच्चे ने ये सब पहली बार में पकड़ लेता है ये सारी बातें, वो कभी 95 से नीचे नहीं गिरा है, उसके मार्क्स कभी 95 से नीचे नहीं आते हैं। सच कह रहा हूं ये बात मैं। तो
अब आप अपने आप को देखिए, आप किस लेवल तक पहुंच रहे हैं। ये दिमाग की जजमेंट होती है, कितना आपकी फोकस कितना अच्छा है। जिसका फोकस जरा सा भी डगमगाएगा ना, वो एकदम ढेर हो जाएगा वो। और वो इस ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में ही आता है, ये मैं जज कर रहा हूं दिमाग से, उसकी कंसंट्रेशन पावर से, कितना कंसंट्रेशन है आपके अंदर। तो पहली बात हमने सीख ली। अब दूसरी पंचलाइन, ये एक सर्किट है, एक छोटा सा पार्ट ऑफ द सर्किट है। मान लिया ये एक रजिस्टर है R, ठीक है। इसमें अब कोई एक पार्ट है, कहीं से इसमें करंट आ रही है, मान लिया इसमें करंट आ रही है इस पोर्शन में I, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना मेरी बात। करंट मान लिया ये है एंड A और ये है एंड B। तो करंट चल रही है मेरी A से B की तरफ। आप मुझे पहला क्वेश्चन तो ये बताइए, सभी बोलेंगे कि A से B जा रही है, तो कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल पर है B और A में से? आपको याद है एक बात, पंचलाइन याद है कि करंट हाई से लो चलती है, तो पॉइंट A इज एट हाई पोटेंशियल एंड B इज एट लो पोटेंशियल। समझ गए इतनी बात? अब ये बात भी हमें पता है, ये हाई है और ये लो है। क्या एक और बात आपको पता है कि इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? अरे तेजी से बोल दो, मम्मी भी सुन ले कि बच्चा पढ़ रहा है। ऐसे चुपचाप मन में बोलते ही नहीं हो। ए और घर बैठे हो तो पता चलना चाहिए, मोबाइल पकड़ के बैठे हो कि हाँ पढ़ ही रहे हो, कि कुछ कर रहे हो, ऐसे ही पता चलना चाहिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे। घर वाले भी आ जाएंगे, हाँ पढ़ी है फिजिक्स। अरे एक बात बोले, आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हमें वो एनवायरनमेंट बड़ा याद आता है कभी कभी, कि जब क्लास में हम लोग हुआ करते थे, क्लास में जब हम लोग बातें करते थे, तो एक साउंड आती थी कभी कभी अचानक से, यस सर। वो जोश फील नहीं होता यहाँ पे, है ना? तो अजीब लगता है। कभी आपको भी ऐसा लगता होगा कि वो एक फीलिंग होती है जो आपको तो पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं फील होता कि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है। चलिए, हाई है, ये लो है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? आप सब जानते हैं डेल्टा बी। कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है? I इंटू आर। यानी कि A और B के बीच में IR पोटेंशियल डिफरेंस है। ये बात हमें पता ही, सब आप रिकॉल कर रहा हूं मैं बस, लेकिन रिकॉल में कुछ गोल्डन लाइंस जोड़ रहा हूं, कुछ बॉक्स में बंद करने वाली। अब इसी डायग्राम को, ये जो बना था, इसको मैं एक दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ही कहानी। ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट, और A और B के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? IR का पोटेंशियल डिफरेंस है। और जोर से बोल देना, समझ में आ जाए तो बात। अगर मैं A और B के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दूं, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लूं मैं? मान लूं जस्ट, कितना मान लिया मैंने कि IR है। ये हाई पोटेंशियल, ये लो। बैटरी का अगर मैं पोटेंशियल लिखता हूं, मान लो किसी के सामने 10 वोल्ट है इसका पोटेंशियल, तो 10 वोल्ट का मतलब क्या है? हाई और लो के बीच में 10 वोल्ट का डिफरेंस है। तो वैसे ही मैंने एक बैटरी एज्यूम की कि ये इस जगह पर एक बैटरी लगी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? IR है। तो ये वाले और इस वाले टर्मिनल के बीच में IR का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जरा देखना, पॉइंट A और B के बीच में यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? IR का। तो इस रजिस्टर को मैं एक मनगढ़ंत कहानी बना सकता हूं और क्या बोल सकता हूं कि यहां पर एक बैटरी लगी, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना है? IR है। तो थोड़ी देर के लिए ये बातें हम अपने दिमाग में रखेंगे, अभी दिमाग में ही नहीं, कॉपी में भी रखेंगे, क्योंकि आज से 4 महीने बाद आप भूल जाते हैं कि सर ये दोनों इक्वल, अभी बताएंगे कि कौन दोनों इक्वल कैसे हुए थे। तो ये बात और ये बात समझ में आ गई है कितनी है? दिख भी रहा होगा, ये हाई है, ये लो है, डिफरेंस कितना है? IR है। 2 बातें सीख ली आपने, हटा दो। अब एक और बात बताएंगे, वो सब आपको पता है कि टर्मिनल पोटेंशियल और EMF में क्या हमने छोटा बहुत डिफरेंस पढ़ा था, कुछ याद है? एक रिलेशन पढ़ा था, V इक्वल्स टू E माइनस IR, याद है? यहां से हमने सीखा था कि अगर सर्किट में करंट 0 है तो टर्मिनल पोटेंशियल ही किसके इक्वल होता है? EMF के इक्वल होता है। और अगर सर्किट में करंट 0 नहीं है तो टर्मिनल पोटेंशियल थोड़ा सा कम होता है। ये बातें भी याद हैं आपको? चलिए
चलिए अब आते हैं पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन पे। जैसी कंस्ट्रक्शन मीटर ब्रिज की थी उसमें थोड़ा सा एडिशन हो गया। आप सबने वैसे एक और बात, जैसे मैंने मीटर ब्रिज का डायग्राम भी मैंने यहां बनाया था और थंबनेल पर मीटर ब्रिज का एक डायग्राम डाल रहा था, आपने शायद देखा भी होगा। तो कई बच्चों मन में इसको देखकर फील नहीं आता है तो वो देख सकते हैं, थंबनेल पर भी मैं वो लगा देता हूँ, चिपका देता हूँ। ऐसे ही पोटेंशियोमीटर का भी मैं इस लेक्चर के जो थंबनेल बनाऊंगा उस पर चिपका दूंगा, एक कोशिश करूंगा। ना मिले तो ये मत कहना सर आपने तो प्रॉमिस किया था, कोशिश करूंगा लगाने की, ठीक है। इसमें भी क्या है, एक वुड का फ्रेम है, उस वुड के फ्रेम पर वायर्स लगे हैं, वायर्स लगे हैं, एक नहीं है। क्या वायर्स लगे हैं, एक एक मीटर के कम से कम 4 वायर्स लगे हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने भी लगा सकते हैं, 4, 6, 8, 10, 12। नोट करना, मैंने 4, 6, 8, 10, 12 इवन नंबर्स में बात की है। मैं पूरा पढ़ा दूंगा टॉपिक, फिर आपको सोचना ये होगा कि सर इवन नंबर से क्यों लेते हैं, ऑड नंबर क्यों नहीं बोले सर ने। 4 के बाद 5 नहीं बोला, 6, 8, 10, 12 कितने वायर हो। जनरली जो लेबोरेटरीज में मिलते हैं हम लोगों को 4 वायर मिलते हैं या 10 वायर मिलते हैं। 10 वायर ज्यादा अच्छा होता है, इसके बारे में बात करेंगे। जरा देखिए एक बार, एक एक मीटर के 4 वायर का मैं बना रहा हूं। 4 वायर का ही बनाना आसान है, इससे ज्यादा बना नहीं पाऊंगा मैं। बना तो दूंगा बेटा लेकिन पेज भर जाएगा पूरा हमारा। ये 4 वायर हैं, एक दूसरे के पैरेलल लगे हैं, सभी 100-100 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, इतनी बात सुन ली। अब देखना, आप बताना, ये 4 वायर हो गए, यहां पर एक स्क्रू दे दिया गया, स्क्रू दे दिया गया यानी कि यहां पर मैं कुछ एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकता हूं। इन दोनों वायर्स को एंड में जोड़ दिया गया विद दी कॉपर स्ट्रिप, विद दी कॉपर स्ट्रिप। तो जरा ध्यान से देखना, कॉपर स्ट्रिप कैसी वाली, थिक वाली, पुरानी बात, थिक है इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस कैसी है, निग्लिजिबल है, यानी कि यहां से यहां तक रेजिस्टेंस कितनी है, 0 है। अब जरा मेरी बात सुनना, ये वायर यहां से शुरू हुआ 1 मीटर, अब इसके बाद देखना क्या इन दोनों के बीच में पाथ बन गया है। पाथ बन गया मतलब कि 1 मीटर वायर तो ये हो गया। करंट अगर बाई चांस, सपोज करिए बाई चांस यहां से करंट आती भी है तो क्या यहां से यहां तक भी पहुंच जाएगी, और यहां से यहां तक पहुंच जाएगी तो क्या इधर भी आ जाएगी फिर। तो ये वायर अब हो कितना गया, इसकी एक्चुअल लेंथ अभी हो कितनी गई है, 2 मीटर हो गई है, 1 मीटर नहीं रह गई। अब मैंने जैसे ही यहां पर कॉपर स्ट्रिप लगाई है तो ये 1 और 1 2 मीटर बन गया है। अब हम देखिए कितने चतुर हैं, और 2 की जगह इसको देखिए कितना बना दिया हमने, कितना बना दिया है, क्या अभी 3 मीटर बन गया है, 1, 2, और ये कनेक्शन अभी भी बरकरार है, कॉपर की स्ट्रिप लगी है तो 3 मीटर। अब आप समझ गए होंगे आगे हम क्या करने वाले हैं, इसको कितना मीटर बना दिया हमने। क्या ये वायर 4 मीटर का दिख रहा है आपको, 4 अलग अलग वायर नहीं है, ये मत बोलना कि 4 वायर 1-1 मीटर के हैं। अब ये कितना हो गया, ये 4 मीटर का एक सिंगल वायर बचा है अभी। ऐसे ही मैं 10 वायर लगा दूं तो वो 10 मीटर का वायर हो गया एक बड़ा सा, लेकिन 10 मीटर का वायर मैं एक स्ट्रेट लाइन में लगाऊंगा ना, उसमें क्या दिक्कत होगी, कितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा मेरा। तो उसको हमने क्या कर दिया है, एक जुगाड़ लगा ली, क्या कर दिया, इनको पैरेलल लगा दिया 1-1 मीटर के पीस में। क्लियर है इतनी बात। अब यहां पर फिर से क्या दे दिया है, स्क्रू दे दिया है। इसके साथ लगी है एक स्केल जिसपे हो रखी है मार्किंग, यहां पर 0 से, इस पे डबल मार्किंग होती है, मीटर ब्रिज वाले में डबल मार्किंग होती है। ऊपर की तरफ होती है 0 से 100 और नीचे की तरफ इधर से होती है 0 से 100। और ये सारा का सारा कहां पर रखा है, एक वुड के फ्रेम पे लगा है, गिटार की फीलिंग देता है। आप में से जब भी बच्चे पहली बार लैब में जाते हैं और पोटेंशियोमीटर देखते हैं, एक ना एक बच्चा ये कार्यस्तानी जरूर करता है। क्या करता है, समझ गए होंगे आप, इसको गिटार जैसी फीलिंग आती है। चलिए इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। तो आपने एक बात सीख ली कि पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक वुडन के फ्रेम पे या वुड के फ्रेम पर 1-1 मीटर के 4 वायर्स लगे। तो वायर किसके हैं, वही पुरानी वाली कहानी, किसके हैं वायर, कॉन्स्टेंटन या मैंगेनिन,
दोनों अलॉयज थे, वजह आपको खूब अच्छे से रट गई है अब तक। तो ये रही इसकी सिंपल कंस्ट्रक्शन, आपने लिख लेनी है छोटी सी। अब जरा मेरी बात सुना, आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि ये वायर जो है वो 4 मीटर का हो गया है। मैंने मान लिया ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ए स्टार्ट यहीं से हो रहा है वायर, और इधर से मान सकते हैं, फिर यहां पर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। 1 2 3 और 4, ये वायर एंड हो गया। अब इसी डायग्राम को मैं एक अलग फॉर्म में बनाता हूं। ये तो बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गई। अब ये 4 मीटर का वायर है, तो उसको मैं घुमा फिरा के स्पाइरल की तरह ना दिखाकर सिंपली कैसे दिखाता हूं, ये रहा एक 4 मीटर का वायर। 4 मीटर मैं बोल रहा हूं, 10 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर। और ये क्या लगी है, थिक कॉपर स्ट्रिप्स, थिक कॉपर स्ट्रिप्स, वजह पता है। ये रहा पोटेंशियोमीटर का वायर। इतनी बातें सब समझ गए हैं आप। अब होता क्या है कि इस पोटेंशियोमीटर से हम कुछ काम करते हैं, वो पहले मैं आपको काम बता दूं किस काम में आता है। इससे हम किसी सेल का ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। सुना, किसी सेल का ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। दूसरा, किन्हीं दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। तीसरा, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। चौथा, किसी भी सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि चौथे वाला बिल्कुल भी प्रैक्टिकली अच्छा नहीं है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए भूल से भी, लेकिन कर सकते हैं। अब बताऊंगा आपको, ये सब क्वेश्चन कलेक्ट करते जाइएगा दिमाग में कि क्यों नहीं करते हैं। सर ने बोला कतई नहीं करते हैं, मतलब क्यों नहीं करते हैं, ये तो पूछना चाहिए ना आपको। आप पूछेंगे, कब पूछेंगे वो आप जानिएगा, पहले खुद का दिमाग खर्च करेंगे थोड़ा सा। ये हो गया। अब इस सर्किट को ऑपरेट करने के लिए इसमें करंट की जरूरत पड़ती है, तो वो करंट हम इसमें देते हैं, और वो करंट देने के लिए इस सर्किट को कुछ बैटरी वैटरी लगानी पड़ेगी। तो बैटरी लगाने के लिए हमने क्या, एक सर्किट बना लिया। देखना, ये तो कौन है अपना पोटेंशियोमीटर वायर, लिख लेना जरूर इसके आगे, दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर। क्लियर है इतनी बात। अब इसको ऑपरेट करने के लिए एक सर्किट लगा ली। सर्किट में एक लगा ली मैंने बैटरी, बैटरी के साथ मैंने लगा लिया है एक एमीटर, एमीटर के साथ लगा ली है एक की के साथ लगा लिया है एक रियोस्टेट। सुन लिया आपने इतना। और ये जो सर्किट बन गया है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, ड्राइविंग सर्किट या ऑक्सिलरी सर्किट। बहुत सारे नाम बोल दिए मैंने। क्या बोलते हैं सर्किट को, ड्राइविंग सर्किट। जब भी पोटेंशियोमीटर में काम करूंगा तो मुझे इतना पोर्शन तो करना ही करना है, इतना तो दिमाग में छाप लो पहले अपने। क्या क्या, पोटेंशियोमीटर होगा, उसके साथ हम क्या लगा लेंगे, एक बैटरी, एमीटर, की एंड रियोस्टेट। अब रियोस्टेट क्या है, रियोस्टेट के दो काम हैं, यहां पर मैं उसको यूज कर रहा हूं एज ए वेरिएबल रेजिस्टर। रियोस्टेट किस काम में आ रहा है, अभी सिर्फ इतना लिख लेना, मैं अभी इसका किसी दिन डायग्राम भी बताऊंगा आपको। रियोस्टेट किस काम में आ रहा है, रेजिस्टेंस वेरी करने के काम, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टर की तरह बिहेव कर रहा है ये हमारे पास। सुन लिया, आपको दिख रहा होगा इसमें ये जो एरो बना है ना, ये स्लाइडर है, ये रेजिस्टेंस बनी और ये स्लाइडर है। अगर मैं स्लाइडर को इधर कर दूंगा तो ये रेजिस्टेंस कम होगी, देखना, और इधर कर दूंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है, यानी कि ये वेरिएबल रेजिस्टर की तरह बिहेव कर रहा है। उम्मीद है ये बात आप समझ गए। सर्किट को नाम क्या दिया मैंने, हम बोलते हैं इसको, ज्यादा प्रेफर करते हैं ड्राइविंग सर्किट। ड्राइविंग सर्किट मतलब ये हमारे पोटेंशियोमीटर को चलाने के काम आता है। अगर ये नहीं होगा तो पोटेंशियोमीटर वर्क नहीं करेगा। इसको दूसरे नाम से बोल देते हैं प्राइमरी सर्किट, मेन सर्किट यानी कि प्राइमरी सर्किट। तीसरा नाम है इसका ऑक्सिलरी सर्किट। कोई सा भी एक नाम आप अपने जहन में छाप लेंगे, दिमाग में छाप लेंगे, मतलब इतनी बात समझ गए। चलिए अब धीरे धीरे बहुत जरूरी बातों पे पहुंच रहे हैं, सब हटा रहा हूं, ये सब इतना ये हटा देता हूं, ये मेरे काम का नहीं रहेगा। इसमें इसमें फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं है। ये एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है, ये दिखावे का है। दिखावे का मतलब इसको शिमेटिक डायग्राम बोलते हैं।
अब मेरी बात सुनना, ये वायर है, ये वायर है, इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी। सुनते जाना एक एक बार, इस वायर की कुछ रेजिस्टेंस होगी। अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं, प्रिंसिपल लिखने जा रहा हूं इसका। पेपर में 1 नंबर में सीधा सीधा प्रिंसिपल पूछा जाता है। ये बैटरी लगी है, ये बैटरी इस वायर में करंट प्रोवाइड करेगी। सुन लीजिए बात, ये बैटरी इस वायर में करंट प्रोवाइड करेगी। मान लिया करंट है कितनी, आई, और हम क्या करते हैं, या फिर ये करंट जो होती है ये कांस्टेंट रखी जाती है। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, एक्चुअली प्रैक्टिकल है ये, हमारे पास करना होता है हमें ये, तो इस करंट को कांस्टेंट रखने की कोशिश की जाती है। तो ये करंट कैसी है, मैंने मान लिया अभी थोड़ी देर के लिए हमने इसको कांस्टेंट कर लिया है, ये वेरी नहीं करे। वेरी क्यों नहीं करेगी, अगर हमारा ये ठीक होगा, ये वेरी नहीं करेगा तो ये भी वेरी नहीं करेगी। बात छोटी सी है, इतनी सी, ना ये रजिस्टर वेरी करे ना ये करे, तो मैं कैसा कह सकता हूं करंट कांस्टेंट है। तो करंट कांस्टेंट है, ये एक वायर है, वायर की कुछ रेजिस्टेंस है। और आप एक बात जानते हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है इतनी बात? अगर मैं बोलूं इस वायर पर कोई भी एक पॉइंट है P, कोई भी एक पॉइंट है P, तो मैं अभी सिर्फ प्रिंसिपल बाद में लिखूंगा, अभी सिर्फ कुछ आपको बता रहा हूं। कंसीडर लिखना तो ये भी है, आपको रिटन में प्रूफ दे रहा हूं। कंसीडर ए पॉइंट P ऑन, इस वायर को क्या बोला करते थे, मैंने लिख रखा है पोटेंशियोमीटर वायर, तो इसको मैं पोटेंशियोमीटर वायर, ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया। मान लिया एपी जो लेंथ बनी है वो कितनी है, एल है। एपी की जो लेंथ है वो कितनी है, एल है। तो ए और पी के बीच में एक वायर का पोर्शन आया है, इसका मतलब यहां पर कुछ वायर की रेजिस्टेंस भी होगी, और अगर रेजिस्टेंस होगी तो जब करंट पास कर रही है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा बहुत धीरे से, स्लो मोशन में। वायर है, कुछ रेजिस्टेंस है। अब ए से पी पर नजर रहनी चाहिए आपकी, सिर्फ ए से पी तक नजर होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि ए से पी तक ये रहा वायर, और इस वायर की कुछ रेजिस्टेंस भी होगी। रेजिस्टेंस भी होगी तो जब इसमें करंट जाएगी तो ए और पी के बीच में कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा। ए से पी पहुंचते पहुंचते पोटेंशियल ड्रॉप हो कितना जाएगा, आई इंटू आर। कितना हो जाएगा, आई इंटू आर। अगर आर इसकी क्या है, रेजिस्टेंस है, तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड पी डेल्टा वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। सुन पाए हैं इतनी बात? रेजिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, आई, रेजिस्टेंस को बोलते हैं आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। याद होगा, रो एल अपॉन ए। ध्यान से देखना कि एरिया इसका कांस्टेंट है, मैंगेनीज का वायर है तो रेजिस्टिविटी भी कैसी है, कांस्टेंट, टेंपरेचर के साथ बढ़ेगी नहीं। तो एरिया, रेजिस्टिविटी दो कांस्टेंट है। तीसरी है करंट जो मैंने कांस्टेंट कर रखी है। लाइन सुनी, तीसरी क्या है, इसमें क्वांटिटी करंट है जो मैंने कांस्टेंट कर रखी है। तो अब पता क्या चला, डेल्टा वी, ये सब कांस्टेंट हो गया ना, इज इक्वल टू के इंटू एल। आई, रो और ए, ये तीनों मिलके मैंने क्या बोल दिए, कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को नाम क्या दे दिया है, ये लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, बॉक्स में कर लेना बंद। के एक कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा वी प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ के प्रोपोर्शनल है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। अब बता रहा हूं आपको, के की वैल्यू और याद रख लेना, कभी कभी काम आती है। यहां पर के क्या था, कांस्टेंट था। हियर शायद दिख रहा होगा, के इज इक्वल टू आई रो अपॉन ए, आई रो अपॉन ए। तो पहले मैं बोल दूं पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, बहुत जरूरी बात है, बता रहा हूं एक बार। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस था, ये वायर के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, यही था ना। तो क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। अरे कुछ दिमाग में घुसी बात,
डेल्टा वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस किनके बीच में? ए और बी के बीच में, यानी कि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में। कहां पर? वायर के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में। किसके प्रोपोर्शनल है? उसकी लेंथ के इक्वल है। यही तो बात हुई। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? आप लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं प्रिंसिपल में। ये इतना सब छाप लिया आपने, इतनी सब कहानी छाप ली है। छापने के बाद जरा अब लिखिएगा प्रिंसिपल इसका जो बन रहा है वो नीचे बॉक्स में बंद कर लेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर रुक जाइए, काटिए, क्या लिखिए? एट कांस्टेंट करंट। पहले कहां से शुरू करेंगे? कांस्टेंट करंट होगी तभी ये सब होगा। तो क्या लिखेंगे? एट कांस्टेंट करंट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स of the potentiometer wire, between any 2 points of the potentiometer wire is directly proportional to the length of that portion, is directly proportional to the length of that portion। छाप लेना दिमाग में, एक नंबर में तो टकराएगा ही टकराएगा। इतनी बात सब सुन ली है आपने। कुछ पोर्शन में इसमें से हटा रहा हूं, कंसीडर। बेटा एक बात बोलूं, थोड़ा सा लंबा होते जा रहा है क्योंकि चीजें हम चाह रहे हैं एक बार में समझ में आए। 99% पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, 50-60% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको ये रटा तो पड़ा है पोटेंशियोमीटर, लेकिन उसको आता नहीं कि हो क्या रहा है पोटेंशियोमीटर में। एक बार समझ में आया कि इससे इतने खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं ना, पूछो ही मत। अब जरा मेरी बात सुनना, डेल्टा प्रिंसिपल अपना सब लिख लिया हमने। ये के की वैल्यू भी याद रखेंगे, आई रो अपॉन ए। नहीं याद रखेंगे तो निकल भी आएगी मौके पे, लेकिन मैं चाहूंगा आप याद रखें इस वैल्यू को, क्योंकि मैं इससे कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप फंसेंगे उसमें फिर। चलिए, डेल्टा वी इज इक्वल टू के इंटू एल है। के को हम क्या, के की वैल्यू क्या निकलेगी यहां से? अब के की वैल्यू आप ये मत बोल देना आई रो अपॉन ए, वो तो है ही। इस फॉर्मूले से के की वैल्यू क्या निकलेगी? तो मैं बोल रहा हूं फ्रॉम 1, सारे न्यूमेरिकल्स का जुगाड़ बता रहा हूं मैं आपको। के इक्वल्स टू क्या? डेल्टा वी अपॉन एल बना। जरा डेल्टा वी पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, नाम सुनना, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, कुछ याद आ रहा है? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ क्या कहा जाता है इसको? हाँ, कुछ लोग सही बोले हैं, दिस इज कॉल्ड, सब कुछ सुनाई देना चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट। चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। डेल्टा वी क्या है? चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो क्या हो गया? के को मैं क्या बोल सकता हूं, यानी कि क्या बन गया है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। कितना हुआ? डेल्टा वी अपॉन एल। और इसको होता क्या, मतलब के होता है ये बेसिकली। तो के का ही नाम दे दिया, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। के को हम क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। इतना सब सुन लिए हैं अब आते हैं अपने मुद्दे की बात पे। सब कुछ जितना पढ़ा है आप सब तक याद है? सब हटा रहा हूं मैं। पहला एप्लीकेशन जब इसका करेंगे ना, उतने में ही हम एकदम खतरनाक इन सब चीजों को जोड़ना सीख जाएंगे कि फिर आपको कतई एकदम आनंद की अनुभूति होगी। एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये मैंगनीज यहां पर अकेला अच्छा नहीं लग रहा है। एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस। पहला है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना। मेरे पास दो सेल है, मैंने सेल के नाम बताए थे, प्राइमरी सेल्स दो, लेक्लांचे और डेनियल। मेरे पास दो सेल्स हैं, एक लेक्लांचे है, एक डेनियल है। मैं इन दोनों के ईएमएफ का कंपैरिजन करना चाह रहा हूं कि इन दोनों के ईएमएफ का क्या कंपैरिजन, मतलब कौन कितना ज्यादा है। बहुत ध्यान से सुनना, यहीं से अगला वाला डेरिवेशन बताऊंगा।
तो सबसे पहले तो दो सेल जो पहले मैं सर्किट बनाऊंगा, पोटेंशियोमीटर का एक सर्किट तैयार करूंगा, और सर्किट तैयार करने के लिए मैंने आपको अभी बताया था एक प्राइमरी सर्किट, जिसको ड्राइविंग सर्किट मैं पसंद करता हूं बोलना, एक ड्राइविंग सर्किट लगाना जरूरी है। तो बनाना सीख लेना, ये सीख गए तो एक नंबर तो पहले ही मिल गया। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपने पोटेंशियोमीटर का, आपने क्वेश्चन से मतलब न्यूमेरिकल नहीं, डेरिवेशन की बात कर रहा हूं, कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया, आपने डायग्राम बना दी तो एक नंबर तो पहले ही बन गया। ये एक एक नंबर उनके लिए बोल रहा हूं जिनको क्या फुटकर में नंबर लेने की आदत है, जो सब नहीं जानते हैं चीजें। ए भी एक वायर है पोटेंशियोमीटर का, इसके साथ ड्राइविंग सर्किट लगा लिया अपन ने। क्या कर लिया, एक सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए, मेरे साथ बोलना, बैटरी लगाएंगे, एमीटर लगाएंगे, की लगाएंगे और रियोस्टेट लगाएंगे। रियोस्टेट का काम क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है यहां पर। वैसे इसको हम और भी तरीकों से यूज कर सकते हैं। दिस इज योर की के, सुन लिया इतना। अब मुझे जिन दो सेल्स को कनेक्ट करना है, क्या बैटरी लगाई है गंदी सी। अब मुझे जिन दो सेल्स को कंपेयर करना है उनको मैं कनेक्ट करूंगा सर्किट में। जरा ध्यान से देखना, इतना पोर्शन तो कॉमन है, ये तो छप गया दिमाग में। अब जिसको कनेक्ट करना है वो कनेक्ट कर दिए मैंने। एक और बात मैं हिंट दे दूंगा, अभी बता रहा हूं, इन ए और बी में से कौन सा एंड पॉजिटिव है? क्या ये बड़े वाला, ये वाला पॉजिटिव है ना ए, तो जो भी एंड पॉजिटिव है आपने इस पूरे सर्किट में जितने भी सेल लगाने हैं उन सबके पॉजिटिव एक ही एंड पर कनेक्ट होने चाहिए। कुछ सुने, आपने ड्राइविंग सर्किट लगाया, उसका पॉजिटिव किससे कनेक्ट किया, ए से कनेक्ट किया। अरे ये मार्किंग पोटेंशियोमीटर में होती नहीं है तो मन में एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, ये ए है ये बी है, कोई भी एक ए मान सकते हैं हम लोग, है ना। तो जिस एंड पर मैंने पॉजिटिव लगाया है, जितने भी सेल मैं उस सर्किट में यूज करूंगा सबका पॉजिटिव उसी से लगेगा। ये एक बात नोट करने वाली होती है। सेल लगा दिया, मान लिया कितना है, E1 है, इसके साथ लगा दी एक की, एक और सेल लिया, जिन दो को कंपेयर करना तो दो लगाने पड़ेंगे, इसके साथ भी लगा दी एक की, इन दोनों के साथ एक अटैच कर दिया गैल्वेनोमीटर। ये सेल मान लिया कौन सा है, E2 है, और इस गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर दिए है हमने वही अपनी पुरानी कहानी जॉकी। लाइन सुन ली है इतनी आपने। इन दोनों को कंपेयर करना है, दोनों को कनेक्ट किया, दोनों के साथ एक एक की लगा ली K1 और एक के साथ लगा ली है K2। एक कनेक्ट कर दिया है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ लगी है जॉकी। अब मेरा काम क्या है, मुझे इस जॉकी को लेना है और इस पोटेंशियोमीटर वायर पर जगह जगह पर रखकर देखना है, और रखकर देखने के बाद ये जिस जगह पर डिफ्लेक्शन 0 दिखा दे उसको हम क्या बोल देंगे, नल पॉइंट बोल देंगे, और उस लेंथ को नोट डाउन कर लेंगे। सुना आपने इतना, ये हमारी वर्किंग हुई है। चलिए, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा की के बारे में आपको कुछ पता है, आइडिया है थोड़ा बहुत की के बारे में? ऐसे होती है, देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे इसमें एक स्पेस होता है ना जहां पर हम ये एंटर कर देते हैं, ऐसे ही क्या होता है, एक कंडक्टिंग यानी कि कॉपर का हमारे पास एक बॉक्स होता है, ठीक है। उस कॉपर के बॉक्स में एक जगह खाली होती है। अभी क्लोज और ओपन का चक्कर बता रहा हूं, जगह खाली होती है यानी कि ओपन सर्किट होता है। ऐसे देखना, टी के बारे में ऐसे कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसलिए बता रहा हूं। पता नहीं बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा। ये पूरा एक कॉपर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहां से एक सर्किट में करंट आई, ये आई, ऐसे चलो इतना इतना डिले नहीं करते हम लोग। ये करंट आ रही है, अब यहां से इनपुट ले रहे हैं हम और यहां से आउटपुट जाना है, लेकिन बीच में देखना रास्ता टूटा हुआ है, एक खाली स्पेस है ना, तो कोई करंट अगर यहां से आ रही है तो इधर जा नहीं सकती है, यानी कि इनपुट पे तो करंट आ रही है लेकिन आउटपुट पे नहीं जा रही है, स्विच क्लोज हो गया है यानी कि ओपन है स्विच, सॉरी।
तो अब मुझे इसको बंद करना है, मुझे की को, इसको मैं बोलता हूं, इसको करंट अगर भेजनी है तो की को क्लोज करना पड़ेगा। मान लीजिए ये मेरी की है, कॉपर की है, ये कॉपर की है, इसको मैंने क्या कर दिया, इसके बीच में फंसा दिया, दिख गया, तो बीच में फंसा दी तो स्पेस खत्म, एक पाथ बन गया, पाथ बन गया, तो इसको मैं बोलता हूं की को क्लोज करना। अभी की कैसी कर ली, ओपन, तो की को क्लोज करना मतलब, क्लोज करने का मतलब क्या हुआ, उसमें करंट जाने लग गई। अब लाइन समझे? अब कई लोग इससे कंफ्यूज ये होते हैं कि क्लोज का मतलब बंद हो जाएगी, क्लोज का मतलब करंट ऑन हो जाएगी, क्लोज का मतलब सर्किट बंद हो गया। क्लोज का मतलब क्या होता है, सर्किट बंद हो गया, सर्किट बंद होगा तो करंट चलने लगेगी। तो डिफरेंस मतलब कई बच्चे इस बात में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ये की अभी ओपन है, मैंने इसको ढक दिया, बंद कर दिया, तो अब क्लोज कर दिया मैंने की को, लेकिन करंट कैसी हो गई, ऑन हो गई। क्लियर है इतनी बात? ये तो किसी काम पे नहीं था, बेकार है। चलिए, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, वर्किंग में बोल रहा हूं, K1 की जो है ये वाली की मैंने कैसी कर दी है, क्लोज कर दी है, यानी कि इसका पाथ ऑन कर दिया, एंड K2 को कैसा रखा है, ओपन। और ये तो की हमेशा ही ऑन रहेगी, ये तो कैसी ही है, ऑन ही है, यानी कि क्लोज ही है, इसके साथ छेड़खानी नहीं कर रहे अपन, ये तो कैसी है, क्लोज है। क्या किया मैंने, K1 को क्लोज किया, K2 को ओपन किया। अब जरा एक बात बताना, कौन सा सर्किट, कौन सा सेल हमारा ओपन हो गया, कौन सा क्लोज हो गया, खूब ध्यान से देखना। K1 को क्लोज कर दिया तो ये वाला पाथ कंप्लीट हो गया, ये वाला पाथ ओपन हो गया। तो अब करंट, क्या एक लूप दिख रहा है आपको, ये वाला बनता हुआ, आपको मेरी बात दिख रही है, मैं क्या बोल रहा हूं, ए ए ए, ये एक लूप दिख रहा है, नजर पड़ रही है इस पे, खूब गहरी सी। इसमें अब मैं क्या करूंगा, इस जॉकी को स्लाइड करूंगा और किसी एक पॉइंट पर मुझे डिफ्लेक्शन 0 मिलेगा। मान लिया, क्या कह रहा हूं, लेट नल पॉइंट इज फाउंड एट L1। किस डिस्टेंस पर मिला मुझे, L1 डिस्टेंस पर मिला। यही बात सीखी हमने, अरे सीख गए इतनी बात। अब जरा मेरी बात सुनना, L1 डिस्टेंस पर मुझे नल पॉइंट मिला है, ये एक वायर है। अब आपकी नजरें सिर्फ इस पोर्शन पे होनी चाहिए, इतने पोर्शन पे जो मैं अभी दिखा रहा था, जिसको जूम इन करके मैं बाहर निकाल ले रहा हूं, खींच ले रहा हूं आपके लिए। ये मान लिया कोई पॉइंट है J1, जॉकी की फर्स्ट पोजीशन J1 मान लिया, ये था A। क्या यही है कहानी? ये A और J वायर के बीच में कुछ रेजिस्टेंस होगी, इतनी बात आपको पता है, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं, एक बार अभी डिटेल में बता रहा हूं थोड़ा सा। इसके, ये आपको बनाना नहीं है, इसके बीच में भी कुछ रेजिस्टेंस होगी, और रेजिस्टेंस होगी तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि यहां से यहां तक कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, अभी थोड़ी देर पहले बता के आया था। मान लिया ये रेजिस्टेंस थी, तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करता था, क्या इस तरीके से करता था, मैंने बोला था इस रजिस्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेल से। अभी बताना, क्या पंच लाइन 1 वाला सर्किट बना दिख रहा है आपको? पंच लाइन 1 में भी तो यही था, 2 सेल थे, और गैल्वेनोमीटर में करंट ना होने का मतलब क्या है, करंट कितनी है, 0 है, यही तो मतलब हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के ईएमएफ या पोटेंशियल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब मैं ईएमएफ बोलूं या पोटेंशियल बोलूं, बात एक ही है, क्योंकि सर्किट में करंट नहीं है, ठीक है ना। तो क्या बोल दिया मैंने, इन दोनों के पोटेंशियल्स कैसे होंगे, सेम होंगे। तो पोटेंशियल सेम होंगे तो मैं बोल सकता हूं E1 जो है वो किसके इक्वल होगा, इसके पोटेंशियल के इक्वल होगा। इसका पोटेंशियल कितना है, डेल्टा V। और क्या आपको प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर याद है कि दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। अगर इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल तो इसकी लेंथ है कितनी, हमने कितनी मानी, L1। तो क्या बन गई, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा V, कुछ डेल्टा V नाम दे दिया इसको, V1, डेल्टा V1 के इक्वल, और वो किसके प्रोपोर्शनल है, L के, लेंथ के। तो क्या बन गई,
E1 is proportional to L1. Let it be equation number first. लंबी सांस लो एक बार और बोलो कि हाँ बात को समझ में आई। ये बस यही पोर्शन समझाने के लिए इतनी कहानी मैंने पीछे गढ़ी थी। क्या बताने के लिए कि जब इस वायर के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, यहां पर वो सेल से रिप्रेजेंट किया, तो ये वही क्लोज सर्किट बन गया जिसमें करंट जीरो थी, तो इन दोनों के पोटेंशियल्स कैसे होंगे, सेम होंगे। तो ये E1 जो लगा है किसके इक्वल है, इस पोटेंशियल के इक्वल है जिसको हमने नाम दिया डेल्टा V1। और हमने प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या सीखा है, वो पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, उसकी लेंथ के इक्वल होगा। सीख लिया इतनी बात। अब सेकंड कहानी कहां नाउ दिख रही होगी। अब की बार हमने क्या किया, K1 को ओपन कर दिया एंड K2 को क्लोज कर दिया। K2 को क्लोज करने का मतलब क्या हुआ, देखना, K2 को क्लोज कर, K1 को ओपन कर दिया, यानी कि ये पिक्चर से हट गया, ये ओपन सर्किटेड हो गया, पिक्चर से हट गया। तो अब पिक्चर में आ कौन गया, K2 आ गया, और K2 पिक्चर में आ गया, सॉरी K2 कह रहा हूं, E2 पिक्चर में आ गया। और फिर से हमने नल पॉइंट अचीव किया, और नल पॉइंट कहां मिला, नल पॉइंट इज फाउंड एट किसी डिस्टेंस पर मिला, मान लीजिए L2 डिस्टेंस पर मिला। कितनी डिस्टेंस पर मिला, मान लिया मैंने J2 मिला, किस डिस्टेंस पर, L2 डिस्टेंस पर। डायग्राम देखकर बनाना, 480 पे चलाना। ये थोड़ी सी लाइन हटा रहा हूं। L2 डिस्टेंस पर मिला, तो मैं क्या बोल सकता हूं, अब E2 का पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, क्या किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, L2 के। तो हम आप दिमाग में एक बात सेट कर ले रहे हैं अपने, कि ये वाला EMF या पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, जो लेंथ होती है बैलेंसिंग लेंथ, ये वाला किसके इक्वल होगा, इसकी लेंथ की। कैसे आएगा मैं सिखा चुका हूं। तो अब क्या बनेगा, E2 इज प्रोपोर्शनल टू L2, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। मुझे दोनों सेल्स का EMF कंपेयर करना था, इसका मतलब मुझे निकालना है E1 अपॉन E2, डिवाइड कर दिया दोनों को, क्या आ जाएगा, L1 अपॉन L2। दिस इज द कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स। बात पल्ले पड़ गई कुछ, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तू कहां गई, ये डिवाइड कर दिया, तो L1 अपॉन L2। ये पहला क्या हो गया मेरे पास, क्या हो गया, एप्लीकेशन। हटा दे जरा, नोट कर लिया। अब दूसरा एप्लीकेशन अभी खत्म करते हैं। अब स्पीड से हम लोग स्पीड पकड़ेंगे। सब नोट कर लिया है आपने। सेकंड एप्लीकेशन, टू मेजर द EMF ऑफ ए सेल। अभी तक हमने सिर्फ कंपैरिजन किया था E1 और E2 का, यानी कि E1 और E2 का रेशियो निकाला था, कंपेयर किया था। अब हम क्या करेंगे, किसी एक सेल का EMF मेजर करेंगे, और ये बहुत जरूरी सी लाइन है, 2 मिनट में सीख जाते हैं बच्चे। सबसे पहला काम आपके दिमाग में छप गया है, क्या करेंगे, एक ड्राइविंग सर्किट बनाएंगे, फटाफट से बना लिया, रट गया होगा, मेरे साथ बोलिए फिर से, बैटरी, एमीटर, की, रियोस्टेट, रट गया। अब जिस सेल का EMF मेजर करना है उसको कनेक्ट कर लिया, इसका EMF मेजर करना है, इसको कनेक्ट कर लिया, E देख लिया ध्यान से, साथ में क्या लगा दी, की लगा दी, और इसके साथ क्या लगा दी है हमने, एक जॉकी कनेक्ट करेंगे। अभी आप डायग्राम बना मत लेना मेरे साथ साथ, थोड़ा मॉडिफिकेशन करूंगा इसमें मैं भी। क्या कनेक्ट कर दी, इसके साथ जॉकी कनेक्ट कर दी, गैल्वेनोमीटर लगाकर। ठीक है, चलिए, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। अब हमने क्या बोला कि हम इस जॉकी को स्लाइड करेंगे और जहां पर नल पॉइंट मिल जाएगा उस लेंथ को नोट कर लेंगे। चलिए, लेंथ ये रही कि K1 क्लोज है। नल पॉइंट कहां मिला, इज फाउंड एट L। किस डिस्टेंस पर मिला, L डिस्टेंस पर मिला। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि E जो है वो प्रोपोर्शनल है L के।
ई किसके प्रोपोर्शनल है या एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं। ई इक्वल होगा, क्या यहां पर जो पोटेंशियल है उसके इक्वल होगा? बहुत ध्यान से सुनना। ई इक्वल होगा इस पोटेंशियल के, वो मैंने मान लिया डेल्टा वी है। हालांकि डेल्टा वी किसके प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। अब हालांकि वीडियो लंबा होते जा रहा है, शायद 2 पार्ट में बन गया होगा अपने। अगर 2 पार्ट हो गए होंगे इसके तो मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा, एक अगले दिन मिलेगा आपको। तो ई किसके इक्वल हुआ? डेल्टा वी के इक्वल हुआ। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब इस डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी वो मैं नहीं जानता। आप पूछेंगे क्यों नहीं जानते? डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी? ये ध्यान रखना, डेल्टा वी प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इक्वल नहीं होता लेंथ के। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू एल, नॉट इक्वल टू एल। डेल्टा वी एक्चुअल में होता क्या है? आई इंटू आर, यही था ना। अब इसकी ना रेजिस्टेंस मुझे पता है बेसिकली कितनी है, मुझे तो अंदाजा ही तो है कि लेंथ के प्रोपोर्शनल में निकाल लेता था अब तक, लेकिन ये नहीं पता है एक्चुअल में है कितनी। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता नहीं है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की जब वैल्यू मुझे पता नहीं है तो मैं एक बहुत यूनिक तरीका यूज करता हूं जो मैं पिछले डेरिवेशन में सीख कर आया था। पिछले डेरिवेशन में मैंने ईएमएफ का कंपैरिजन किया था E1 और E2 दो का। शायद आपको याद होगा मैंने क्या किया था, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, इसीलिए वो अभी आपको सिखा दिया था। अगर इन दोनों में से कोई एक सेल की वैल्यू मुझे पता हो, किसी एक सेल का ईएमएफ मुझे कैसा हो, नोन हो मेरे लिए। नोन का मतलब मुझे एग्जैक्टली पता हो, वो स्टैंडर्ड सेल बोलते हैं उसको। जिस सेल का ईएमएफ मुझे पता है उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड सेल। अगर मुझे इन दोनों में से एक की वैल्यू पता है, मान लो E1 की वैल्यू पता है, तो क्या मैं E2 निकाल सकता हूं? L1 L2 तो मैं पता ही है, E1 भी पता है, तो क्या E2 निकल आएगा? रेशियो की जगह क्या पूरी वैल्यू निकल आएगी? तो वही मैं यहां पर यूज करता हूं। ए स्टैंडर्ड सेल ऑफ नॉन ईएमएफ, जिसकी ईएमएफ कैसी हो? नॉन हो, उसको यहां पर क्या कर दो? अटैच कर दो। बिल्कुल पिछले डेरिवेशन जैसी कहानी बन जाएगी। और इन दोनों के साथ अब क्या अटैच कर दो? गैल्वेनोमीटर। दिख गया? अब क्या करेंगे? ये मेरा कौन सा सेल है? स्टैंडर्ड सेल है। ये जो मैंने अभी कनेक्ट किया, ये कौन सा सेल है? स्टैंडर्ड सेल है। मान लिया इसका ईएमएफ कितना है? E0 है, ठीक है। इस की का नाम दे दिया K2। अब की बार मैंने K2 को क्लोज किया। K2 को जैसे ही क्लोज किया तो इसका और बैलेंसिंग लेंथ कहां पर मिली? बैलेंसिंग या नल पॉइंट बोल देता हूं, नल पॉइंट इज एट L0। किस डिस्टेंस पर मिला? L0 डिस्टेंस पर मिला। मान लीजिए दिखा देता हूं यहां पर, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? L0। ये कितनी थी? L थी। तो नल पॉइंट मिला L0 पर, तो E0 किसके प्रोपोर्शनल होगा? L0 के। दोनों का रेशियो कर लीजिएगा, तो क्या बन जाएगा? E अपॉन E0 इज इक्वल टू L अपॉन L0। तो E की वैल्यू कितनी बन गई? E0 L अपॉन L0। अरे देखने में डेरिवेशन बहुत खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन क्या ये वाला डेरिवेशन और पिछले वाला डेरिवेशन बिल्कुल आइडेंटिकल? मैं एकदम शॉर्ट में बोल दूं कि अगर मैं कंपैरिजन वाला सीख गया, कंपैरिजन में दो सेल थे, दोनों में किसी का ईएमएफ मुझे पता नहीं था, मैं सिर्फ उनका क्या निकाल रहा था? रेशियो निकाल रहा था। इस बार मुझे एक को पता करना है। पता कैसे कर सकते हैं? दूसरे की वैल्यू मुझे पता हो। तो दूसरे की वैल्यू पता हो, वो कब पता होगी? जब दूसरा सेल कैसा होगा? स्टैंडर्ड सेल होगा, जिसका ईएमएफ मुझे पता है। निकल आया। 2 एप्लीकेशंस हो गए हैं, एक एप्लीकेशन और बचा है अभी। 2 मिनट का खेल है, बस 2 मिनट में खत्म ही कर देता हूं, फिर आपको ज्यादा होगा तो छुट्टी वुट्टी दे देंगे कुछ। जल्दी से देखना, एक और कर देते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है टू मेजर दी
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस को मैंने जल्दी से आर से डिनोट कर दिया। इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे मेजर करनी है। सर्किट डायग्राम देख लीजिएगा जल्दी से। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर वायर, सेल, एमीटर, की, रियोस्टेट। कितने लोगों को याद हो गया सर्किट ये? इसके बाद जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, मेजर करना है, वो सेल लगाया। इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। रेजिस्टेंस बॉक्स आप नाम भूले नहीं होंगे अब तक। इस रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ लगा दी है एक की, यहां से लगाया एक गैल्वेनोमीटर और इसके साथ लगा दी एक जॉकी। काम फिर से वही है, मुझे क्या करना है, मुझे इस जॉकी को स्लाइड करना है, नल पॉइंट ढूंढना है। चलिए, ये सेल है E, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है? R है। बहुत ध्यान से, मैंने बोला इस की का नाम कुछ रख देते हैं, ये है K, इसका नाम रख दिया है K1। K1 कैसी है? ओपन है। ओपन है का मतलब याद है, इससे करंट जाएगी या नहीं जाएगी? नहीं जाएगी सर। K1 ओपन है। चलिए, ओपन थी, मैंने क्या बोला, इससे करंट नहीं जाएगी, यानी कि ये मेरे लिए यूजलेस है। सर्किट कितना बन रहा है? ये बन रहा है। और नल पॉइंट कहां मिला मुझे? इज एट L1 डिस्टेंस पर मिला। तो L1 डिस्टेंस पर मिला, तो क्या इसका मतलब हुआ कि जो EMF है E, वो किसके इक्वल हुआ? इस लेंथ के प्रोपोर्शनल हुआ L1 के। तो E इज प्रोपोर्शनल टू L1। इतनी सी लाइन लिखनी होती है बच्चों को। ये E इसके प्रोपोर्शनल हुआ कैसे, मैं बता चुका हूं। ये इसके इक्विवेलेंट बैटरी लगा लेंगे, क्लोज सर्किट है। अब की बार मैंने क्या किया, K1 को क्लोज किया और रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस सिलेक्ट कर ली, एंड ए रेजिस्टेंस R is selected from रेजिस्टेंस बॉक्स। क्लियर है इतनी बात? अब जरा ध्यान से सुनना, फिर से नल पॉइंट ढूंढना। मैंने एक बार और लिखी दूं पहले। नल पॉइंट कहां मिला? मैं सीधा लिख रहा हूं, नल पॉइंट मिला मुझे L2 डिस्टेंस पर। ये लीजिए, मान लीजिए मिल गया L2 डिस्टेंस पर। क्लियर इतनी बात? अब सुनना, इसके साथ पैरेलल में एक रजिस्टर लगा है। यहीं पे बच्चे चूक जाएंगे, अब देखना। इसके साथ पैरेलल में एक रजिस्टर लगा है। हालांकि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है, लेकिन इस सेल ने क्या इस रजिस्टर को करंट प्रोवाइड की होगी? पहले कितना सर्किट हुआ करता था? ये छोटा सा एक सर्किट हुआ करता था, ये वाला लूप। लेकिन अब इस सेल ने इस एक्सटर्नल रजिस्टर को करंट प्रोवाइड की होगी, यानी कि सेल से करंट बाहर निकली है। और अगर करंट बाहर निकली है तो वो जो मेजर होगा, जो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस होगा, वो उसका पोटेंशियल होगा, टर्मिनल पोटेंशियल, ईएमएफ नहीं होगा। बिकॉज अगर सर्किट से करंट बाहर निकलती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल, ईएमएफ नहीं बोलते। ये टर्मिनल पोटेंशियल थोड़ा सा घट जाता है, ईएमएफ के इक्वल नहीं होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसका टर्मिनल पोटेंशियल V किसके प्रोपोर्शनल होगा? इस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा L2 के। बात वही हुई, इसका पोटेंशियल इसके इक्वल है, लेकिन अब तक क्या हो रहा था? पोटेंशियल किसके इक्वल होता था? ईएमएफ के, क्योंकि सेल से करंट नहीं निकल रही थी। अब सेल से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट आई होगी, और आई होगी तो मैंने क्या बोल दिया, वो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल कितना है? वो V है। लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2। एक दिन मैंने आपको जब सेल पढ़ाया था तब एक डेरिवेशन करवाया था, रिलेशन बिटवीन स्मॉल r, कैपिटल R, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल। याद है? याद तो खैर क्या ही होगा। वी नो दैट, सीधा सीधा करवाया था, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1। याद आया? देख सकते हैं जिस दिन सेल का वाला लेक्चर किया था। तो स्मॉल r की वैल्यू क्या हो आ गई? R, और E अपॉन V का मतलब क्या हुआ? इन दोनों को डिवाइड कर दें, E अपॉन V, तो कितना आ जाएगा? L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2 माइनस
दिस इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस। ये R कौन सी है, रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाली है। L1 L2 यहां से मेजर किए हैं, 1 को हम यूनिवर्सली जानते हैं, सॉल्व कर लेंगे तो स्मॉल r की वैल्यू निकल आएगी। पूरे इसको ब्रॉड सिचुएशंस में देखें, ब्रॉड स्क्रीन पर देखें अपने दिमाग में, तो हमने 2 ही 3 बातों का यूज किया है पूरे सभी डेरिवेशंस में, कि ये वाला जो सेल का ईएमएफ या ईएमएफ नहीं बोलूंगा मैं, ये वाले सेल का जो पोटेंशियल है या इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस पोर्शन के इक्वल होता है, यही होता है। और इस पोर्शन का जो पोटेंशियल है वो उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये पोटेंशियल इसकी लेंथ के इक्वल आ जाता है या प्रोपोर्शनल आ जाता है। यही सब बातें हमने पढ़ ली हैं, हालांकि अभी टॉपिक इसमें बचा हुआ है, अब नहीं करेंगे, बहुत देर हो गई है। एक टॉपिक बचा हुआ है इसकी सेंसिटिविटी, फिर बहुत सारे प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल छोटे छोटे क्वेश्चंस फंसाने वाले जो हमने इस बार पेपर में बहुत ज़्यादा पढ़ने हैं। 90% चांसेस बन रहे हैं कि आपका पूरा ही पेपर ऑब्जेक्टिव हो जाए, ऐसा सुनने में आ रहा है, श्योर नहीं हूँ मैं, अभी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है आपका पूरा का पूरा पेपर ही ऑब्जेक्टिव किया जाए। वो होगा, अगर ऐसा हुआ तो आप जानते हैं कि बारीक से बारीक चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो हालांकि अभी मैं इतना छोड़ गया, उतना पूरा पढ़ लेना, आप पूरा 2 बार देख लेना कम से कम आज में, फिर हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है।